वेलकम टू अध्ययन जंक्शन। आज हम लोग बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में लघु उत्तरी प्रश्न को करेंगे। अभी तक हमने अति लघु उत्तरी प्रश्नों को किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? वैयक्तिक भिन्नता देखिए क्या होती है। अगर आपका भाई, आप मान लीजिए आपका कोई भाई है तो वो आपसे कितना भिन्न है। वो आपका भाई आपसे बड़ा होगा, कभी कभी आपसे थोड़ा बुद्धिमान भी हो सकता है। मान लीजिए एक पेरेंट्स के दो जुड़वा बच्चे हैं। ये देखिए दो जुड़वा बच्चे हैं, दोनों एक रूप है, दोनों समान, एकदम समान हैं, फिर भी इनमें वैयक्तिक भिन्नता होगी। शायद ये फर्स्ट वाला बालक अधिक बुद्धिमान हो, दूसरा वाला बालक कम बुद्धिमान हो। ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम सेम हो। यही भिन्नता वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। तो देखते हैं क्या है ये इसमें। एक मिनट रुकिए। हाँ चलिए, अब हम देख लेते हैं इसमें बुक में क्या लिखा है। प्रायः व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ देखा जाता है कि दो व्यक्ति एक जैसे समानता रखते हुए भी उनके व्यवहार तथा रहन सहन में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। इसी भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। देखिए अभी हमने बताया था ना, ये दो व्यक्ति अगर समान भी हैं फिर भी उनमें वैयक्तिक भिन्नता, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, उसमें अलग दोनों की क्वालिटियाँ अलग होंगी। कोई कम बुद्धिमान होगा, कोई ज़्यादा बुद्धिमान होगा, कोई लंबा होगा, कोई चौड़ा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। अब वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ और परिभाषा भी दी गई है। दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से पाए जाने वाला भेद ही वैयक्तिक भिन्नता होता है। दोनों व्यक्तियों में भेद पाया जाएगा, यही वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। स्किनर ने एक परिभाषा दी है, मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। अब ये आप महत्व देख लीजिए और प्रकार देख लीजिए। महत्व की स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमें बहुत प्रश्न करने हैं, तो ऐसे ही। अब वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार हम देखते हैं। बुद्धि में भिन्नता, जैसे देखिए एक ही कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों में कुछ समान बुद्धि के, कुछ श्रेष्ठ बुद्धि के, कुछ अति श्रेष्ठ बुद्धि तथा मंद बुद्धि वाले भी होते हैं। इस प्रकार हम विद्यालय में विभिन्नता देख सकते हैं। अब एक क्लास का कोई बच्चा है, क्लास थर्ड का है बच्चे, सारे बच्चे, तो सारे बच्चे, टीचर तो एक सबको पढ़ाता है पर सारे बच्चे उस टॉपिक को अपने ढंग से अलग अलग समझते हैं। उनकी बुद्धि, अपने बुद्धि के हिसाब से वो अपना ग्रहण करता है। यही है वैयक्तिक भिन्नता के कारण ही ऐसा होता है। अब देखिए शारीरिक भिन्नता क्या होती। विभिन्नताओं विभिन्न प्रकार की होती हैं। शरीर की सुंदर सुडैल रचना तथा स्वस्थ से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो सकता है। कुछ मोटे होते हैं तो कुछ पतले, तथा कुछ लंबे तो कुछ मोटे। यही है वैयक्तिक भिन्नता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सूझ का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसका शिक्षा में महत्व बताइए। फिर से वही सेम, कोहलर द्वारा वर्णित अंतर्दृष्टि का अर्थ बताइए। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषता बताइए। देखिए ये चारों क्वेश्चन सेम ही। अब इन चारों क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले हमें क्वेश्चन ही से पता चल गया कि सूझ का सिद्धांत मीन्स इनसाइट थ्योरी किसने दी। ये इनसाइट थ्योरी दी है कोहलर जी ने। ठीक, अब इस सूझ के सिद्धांत में क्या कहते हैं देखिए। पहले देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करके सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम दूसरों के अनुकरण द्वारा सीखते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें हम स्वयं सीख जाते हैं। यही जो हम स्वयं सीखते हैं उसी चीज़ को कोहलर ने कहा है सूझ द्वारा सीखना। यही उन्होंने बोल दिया है कि सूझ का सिद्धांत, उसी पे उन्होंने सूझ का सिद्धांत बना दिया। अब उन्होंने प्रयोग कैसे किया कि मतलब ये पता कैसे लगाया कि स्वयं द्वारा हम कैसे सीखते हैं, किस पे प्रयोग किया। तो एक
चिंपैंजी द्वारा उन्होंने पता कराया और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। अब हम ये इससे देखते हैं, हमारे पास एक पिक्चर्स है, देखिए सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और प्रयोग किस पे किया था, सुल्तान चिंपैंजी। तो इसमें ये था कि उन्होंने कुछ चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया था। अब वो ढूंढ रहे थे और ऊपर एक केला लटका दिया था और किनारे बॉक्स रखा था। कुछ समय तक वो टहले, पर एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था, उसने बॉक्स को, देखिए यहाँ पर जैसे लगा रहा, बॉक्स को इकट्ठा किया और उस पर चढ़ के उस केले को पा लिया। उसने स्वयं से, ये देखिए स्वयं से उसने किया ना ये, तो यही है सूझ का सिद्धांत, जिसे इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। अब इसमें देखिए एकदम से समस्या का हल मिलना इस सिद्धांत की विशेषता है। अब उसमें पूछा था शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसका, पाठ्यक्रम का निर्माण करने में ये सहायक होता है, और ये सब है। देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में आसान रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ध्यान से आपका क्या तात्पर्य? ध्यान अवधान क्या है या कितने प्रकार का होता है? ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब देखिए हम ध्यान देखते हैं। ध्यान को इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं। आपका अटेंशन, कभी कोई जा रहा हो, आपको पीछे से कोई जा रहा है, आपको अच्छा लगा वो, तो आपकी मुंडी देखिए ऑटोमेटिक मुड़ जाती है ना उसको देखने के लिए, तो वही ध्यान होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान का आशय क्या है। ध्यान मन की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर एकाग्र करता है। देखिए आप उस टाइम जब चल रहे थे और आपको कोई बगल में अच्छा लगा, कोई भी हो सकता है लड़का या लड़की, तो आप अपने जो अगल बगल जो विचार थे उसको छोड़ के आपने उसकी तरफ देखा, तो यही ध्यान है। अब देखिए ध्यान रुचि पर आधारित होता है। जब किसी कार्य को ध्यान से किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा होता है। अगर इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि ध्यान से पढ़िए आप, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब देखिए ध्यान के प्रकार क्या होते हैं, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। जैसे कि लिखा है ऐच्छिक, तो ऐच्छिक मतलब वॉलेंट्री, तो ये ध्यान ऐसा होता है जो अपने मन से आ जाता है। जैसे जब हम अपनी इच्छा अनुसार किसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी इच्छा जब होती है तब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो ऐच्छिक ध्यान कहलाता है। और अनैच्छिक ध्यान जब बिना इच्छा के, मतलब हमारी इच्छा नहीं तब भी हमारा ध्यान उस पर चला गया, तो ये अनैच्छिक मतलब नॉन वॉलेंट्री अटेंशन। अब ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे उत्तेजना की नवीनता, नवीन वस्तुएं, नया खेल, हमारा ध्यान आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। जैसे अभी देखिए पहले 50-50 आता था, 20-20, फिर जब IPL आया तो नया खेल लोगों को लगा नया है, तो लोगों का ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया उस पर। अब देखिए सेकंड, उत्तेजना की गति, गतिशील वस्तु पर ध्यान सरलता से चला जाता है। अभी देखिए जैसे कोई, हमने अभी बताया था, आपका अगर आप खड़े हैं, अगर बगल से आपको कोई गुजर रहा है, तेज़ी से भाग रहा है, तो आपकी मुंडी ऑटोमेटिक मुड़ जाएगी, तो यही उत्तेजना की गति है। या कोई ट्रेन जा रही है, आप स्टेशन में खड़े हैं, ट्रेन तेज़ी से जा रही है, तो आपकी मुंडी उसे देखने के लिए अवश्य मुड़ेगी। अब आपकी अगर जिसमें रुचि है उसमें भी ध्यान होता है। जैसे हमारी जिन चीज़ों में रुचि होती है उन पर ध्यान जाता है, जैसे संगीत का ध्यान अच्छे गाने पर, इसी प्रकार ये ध्यान कहलाता है। अब हम आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। परिपक्वता को परिभाषित कीजिए तथा परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। परिपक्वता क्या होती है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, आप अभी देखिए आपने ग्रेजुएशन पार करके ही BTC में या जो भी किया हो उसमें, BTC में या DLED में आपने एडमिशन लिया है, अब आप परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं कि आप अपने निर्णय स्वयं ले, आप अपने निर्णय स्वयं ले, आप सक्षम हो चुके हैं कि आप सोच सके, समझ सके क्या गलत है क्या सही है, तो यही परिपक्वता कहलाती है। आप तो अब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको अपने बारे में लिखना है कि परिपक्वता क्या होती है। पर अब नंबर चाहिए तो थोड़ा शब्द का हेर फेर करना ही पड़ेगा, तो हम वही देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पास अर्थ और परिभाषा क्या दी है। परिपक्वता वह स्थिति है
में वह शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अब आप लोग शारीरिक पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। समानता 25 वर्ष की आयु परिपक्वता की आयु मानी जाती है। अभी हम मान ले रहे हैं कि आप 25, ग्रेजुएशन आपका 20 या 21 तक हो गया होगा, पर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, पर यहाँ पर दिया है 25 वर्ष तक की है। इस अवधि में शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। अब आपके मस्तिष्क का, आपके ब्रेन का पूर्ण विकास हो चुका है। आपको कुछ भी समझाया जाए, कुछ भी बताया जाए, आप अच्छे से समझेंगे, आप अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, परिपक्वता गौण विकास है जिनका अस्तित्व सीखे जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। अब सीखने में परिपक्वता का योगदान। परिपक्वता प्राप्त होते ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की समझ का विकास हो जाता है और वह सीख जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यही बताया था कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं, तो आपको जो भी सिखाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, आप जल्दी सीखेंगे, आप जल्दी ग्रहण करेंगे उसको। तो यही होती है परिपक्वता। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे तथा ब्रूनर ने बौद्धिक क्षमता को कितने भागों में विभाजित किया है? जीन पियाजे एवं बौद्धिक क्षमता, जीन पियाजे ने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन। तो हम देखते हैं इसकी हम एज के हिसाब से कैसे डिवाइड करेंगे जीन पियाजे का। यहाँ पर हम पहला जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, वो हमारा बर्थ से 2 वर्ष तक रहता है। फिर दूसरी अवस्था जो है उसमें, जिसे हम प्री ऑपरेशनल कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक रहती है। फिर तीसरी अवस्था जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। और फोर्थ वाली है 11 से उसके ऊपर जो है ऊपर। ठीक है, देखिए इसमें जो पियाजे ने बांटा था, तो उन्होंने बताया था कि जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे को वस्तु स्थायित्व और अनुकरण की क्षमता आ जाती है, ऐसे पूर्व संक्रियात्मक में उसे इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब वो परिवर्तन को नहीं सोच पाता, मतलब उल्टा करने पे कि ये अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है, तो ये सोच नहीं पाता। पर वो जाके थर्ड स्टेज में ऐसा, मतलब उस पर लॉजिक थर्ड स्टेज में आना शुरू हो जाता है। बस यही उन्होंने बांटा था। और फोर्थ अवस्था में उसमें डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। बस इसी प्रकार उन्होंने बांटा था। अब हम देखते हैं ब्रूनर एवं बौद्धिक क्षमता। ब्रूनर ने 3 भागों में बांटा था। ये है क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय प्रदत्तों की जटिलता को कम करने के लिए तथा उन्हें तुलना योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन विभिन्न तथ्यों को एक अंक में कम करके तुलना की जाती है। इससे केंद्रीय प्रवृत्ति को हम इंग्लिश में सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, जो हमें सांख्यिकी की मदद करती है। स्टैटिक्स में केंद्रीय प्रवृत्ति द्वारा हम विभिन्न कैलकुलेशन करके अपना डाटा प्राप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने से आप क्या आशय रखते हैं? सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए अनुकरण होता क्या है, आप अगर अपने पापा को देखते हैं कि वो रेजर से दाढ़ी बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप देखते देखते ही खुद सीख जाते हैं कि ऐसे दाढ़ी बनाते हैं। या आप मम्मी को अपने देखती हैं कि रोटी वो बेल रही हैं ऐसे, या कुछ काम कर रही हैं, तो आप बिना देखे, बिना मतलब सिखाए, अनुकरण के द्वारा आप
भले ही कि आप अच्छे से ना कर पाए, पर अनुकरण के द्वारा आप सीख जाएंगे कि ये ऐसे करते हैं, पेन ऐसे पकड़ते हैं क्या, और जो भी जैसे करते हैं वो आप देख के ही सीख जाएंगे, ऑब्ज़र्व करके। बुक ऐसे खोली जाती है, ये सब आप अनुकरण द्वारा सीखते हैं। मतलब हम नकल नकल के द्वारा ही सीख जाते हैं सब कुछ। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, विद्यालय में छात्र अपने शिक्षकों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण का तात्पर्य दूसरों की नकल करके सीखना। ये देखिए यहाँ भी लिखा है। अब मैकडूगल्स के अनुसार क्या है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की क्रियाओं या शारीरिक विधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। देखिए अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। अब देखिए किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था वो अवस्था होती है जो, जैसे बाल्यावस्था हम क्रॉस करते हैं तो किशोरावस्था आती है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। तो मतलब एक हम ये भी लिख सकते हैं कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य जो काल होता है वो किशोरावस्था की काल होता है। अब किशोरावस्था को सबसे कठिन काल किलपैट्रिक्स ने बोला है। ये अवस्था बसंत काल भी होती है और बहुत ही तूफान और झंझनाहट की अवस्था भी होती है। मतलब इसमें बालक के मन में बहुत ही तूफान आता है, उसका मन इधर उधर चंचल हो जाता है, विद्रोह आता है, संघर्ष, सब कुछ इस अवस्था में बालक के साथ होता है। अब देखिए किशोरावस्था का आरंभ लगभग 13 से 14 वर्ष से होता है, परंतु वैयक्तिक अंतर होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों का तारुण्य काल भिन्न भिन्न आयु से प्रारंभ होता है। अतः उनकी किशोरावस्था की आरंभ तभी से माना जाना चाहिए। यह अवस्था 18 से 19 तक मानी जाती है। इसके बाद हमारी कौन सी अवस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था। अब देखिए कुल्हन ने एक परिभाषा दी थी, जैसे किशोरावस्था बालकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल है। अभी हमने बताया था कि ये मध्य का काल है। वैसे ही स्टेनले हॉल ने भी कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विद्रोह की अवस्था है, विरोध की अवस्था है। तो यही हमारी किशोरावस्था होती है। इसे इंग्लिश में एडोलसेंस भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। मानसिक बुद्धि लब्धि की परिभाषा और इसका सूत्र दीजिए। देखिए सबसे पहले ये समझिए बुद्धि लब्धि किसने दी, ये बीने ने दी है। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या है, बुद्धि लब्धि के विषय में बीने का मत था कि आयु वृद्धि के साथ साथ बालक के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसी कारण उसने प्रत्येक आयु स्तर हेतु ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न संकलित किए। उसकी यह धारणा थी कि एक अमुक आयु का समान बालक कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इसी धारणा पर उसने मानसिक आयु के प्रत्यय को जन्म दिया। बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता किस गति से विकास कर रही है। आप देखिए सूत्र भी दिया है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए हम भी सॉल्व करते हैं। हम जैसे यहाँ पर माना गया है किसी बालक की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु मतलब उसकी रियल एज 10 है। तो यहाँ पर ये इंटू 100 कर देंगे तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 आ जाएगी। और हमने अपने पिछले ही सेशन में बात किए थे शॉर्ट आंसर वाले में कि एक समान बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी 120 आई है, तो यह बालक समान से अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। तो आज के सेशन में केवल इतना ही, आगे के प्रश्न हम अगले सेशन में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।